हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको इस लेक्चर में कवर करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फॉर 1 ईयर फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 दिसंबर 2022 से एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो अब जो G20 का प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है। ऑप्शन ए इंडिया। तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर अगले साल 30 नवंबर तक G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के हाथ में रहेगा। और वहीं इन एक सालों के भीतर करीब करीब 200 मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, और वो भी भारत के 32 विभिन्न शहरों में। और वहीं G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। वहीं G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी, और इसमें जो 19 देश है वो भी देख लेते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, वहीं उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके और यूएस शामिल है। इसके अलावा एक यूरोपियन यूनियन भी इसका सदस्य है। Which of the following World Heritage Sites was recommended on in danger list by UNESCO? यूनेस्को द्वारा खतरे में सूची में निम्नलिखित में से किस विश्व धरोहर स्थल की सिफारिश की गई थी? तो यूनेस्को ने रिकमेंड या सिफारिश किया था ऑप्शन डी ग्रेट बैरियर रीफ को। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक रिपोर्ट रिलीज किया था, और उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन था कि जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर की सूची में जोड़ दिया जाए। और वहीं ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो जो वहां का जो पानी का एसिडिटी है वो बढ़ गया है 26% तक। इसके साथ ही जो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि मई 2022 तक जो कोरल रीफ है वो 91% तक डैमेज हो चुका है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग समर हीट वेव। तो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी सीरियस इशू है। और वहीं जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ इकोसिस्टम है, जिसकी कुल लंबाई 2300 किलोमीटर की है। और वहीं इसका जो लोकेशन है ये है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का जो कोस्ट है वहां पे है। और वहीं इसे 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में जोड़ा गया था। और वहीं इसके साथ ही ये वर्ल्ड बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको स्पेस से देखा जा सकता है। लेकिन अब इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर की सूची में रखा जाएगा। और वहीं इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर की सूची में पहले से 52 साइट्स है जिसे यूनेस्को ने रिकमेंड किया था। और वहीं इनको इस सूची में इसलिए रखा जाता है ताकि इनका जो प्रोटेक्शन है वो और अच्छे से किया जा सके, वरना ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीनेम्ड मंकी पॉक्स एज डैश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर डैश कर दिया है। तो किया है ऑप्शन ए एम पॉक्स। ऑप्शन ए एम पॉक्स। तो जो मंकी पॉक्स है वो एक सदियों पुराना बीमारी था जो सिर्फ जानवर को होता था। और वहीं इसी के चलते कुछ क्रिटिक्स को लगता है कि इसका जो नाम है उसको बदला जाए, क्योंकि एक तो इससे कंफ्यूजन पैदा होता है, और वहीं इसके साथ ही कुछ क्रिटिक ये भी मानते हैं कि जो नाम है ये डिस्क्रिमिनेटरी और रेसिस्ट भी है। तो इसीलिए अब ये मंकी पॉक्स वायरस अब कहलाएगा एम पॉक्स वायरस। और वहीं फिलहाल अगले साल तक दोनों नाम साइमल्टेनियसली यूज किए जाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे जो मंकी पॉक्स वाला नाम है उसको फिर हटा दिया जाएगा। वहीं इसके साथ ही जो पहला ह्यूमन मंकी पॉक्स वायरस जो डिटेक्ट हुआ था वो 1970 में हुआ था। Which animal has been accepted as a food animal by FSSAI? FSSAI द्वारा किस जानवर को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन सी हिमालयन याक को। ऑप्शन सी हिमालयन याक।
तो ये जो जानवर है याक, ये पहाड़ों में पाया जाता है और अब से ये जो है ये एक फूड एनिमल कहलाएगा और इसका अप्रूवल दिया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और पहाड़ों में कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। वहीं अब से इस याक का जो उपयोग है वो कमर्शियली खाने के रूप में किया जाएगा और वहीं खाने का मतलब यानी कि इससे मिल्क निकाला जाएगा और साथ में इसका जो मीट होता है वो इंसान खा सकते हैं। और वहीं आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसको रेयर करना बहुत ही मुश्किल है और इससे जो रेवेन्यू आता है वो बहुत ही कम होता है। तो जितने भी लोकल लोग पहाड़ों में इसे पालते हैं उनके लिए पालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए अब ये जो जानवर है धीरे धीरे इसका जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन हो रहा है। तो इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब से ये फूड एनिमल कहलाएगा, ताकि जो लोकल लोग हैं उनको इनकरेज फील होगा कि अब इसका वो दूध या जो मीट होता है वो मार्केट में बेच सकते हैं और इससे वो अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो इससे इनका भी जो रख रखाव है वो भी पहले से काफी इम्प्रूव होगा। और वहीं बात करें FSSAI की, तो ये 2008 में फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, नई दिल्ली। Who became the national ambassador of निक्षय मित्रा एंड द टीबी फ्री इंडिया कैंपेन। निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत कौन बने, तो बनी है ऑप्शन सी दीपा मलिक। ऑप्शन सी दीपा मलिक। तो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपा मलिक को अपॉइंट किया है एज निक्षय मित्र एम्बेसडर। और वहीं जो दीपा मलिक है ये एक पैरा एथलीट है जिनको पद्म श्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। इसके साथ ही ये प्रेसिडेंट भी है पैरालंपिक कमेटी की। और वहीं निक्षय मित्र इनिशिएटिव है, ये आता है अंडर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंदर। और ये जो कैंपेन था इसे चालू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2018 में। Who has been appointed by उत्तराखंड गवर्नमेंट एज द स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड सरकार द्वारा किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन ए प्रसून जोशी जी। ऑप्शन ए प्रसून जोशी। तो उत्तराखंड सरकार ने इन्हें राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और वहीं उत्तराखंड की सीएम की बात करें तो वो है पुष्कर सिंह धामी और वहीं गवर्नर है गुरमीत सिंह। और वहीं जो प्रसून जोशी जी है वो मैकैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के सीईओ और सीसीओ है। इसके साथ ही वो चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि चेयरमैन है सेंसर बोर्ड के। और वहीं पिछले महीने यानी कि नवंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने उन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया था। Who has been appointed as the managing director and CEO of Bombay Stock Exchange। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अपॉइंट हुए हैं ऑप्शन डी सुंदरा रमन राममूर्ति। ऑप्शन डी सुंदरा रमन राममूर्ति। और इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। और वहीं ये सक्सीड करेंगे आशीष कुमार चौहान को, जिन्होंने जुलाई 2022 में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ज्वाइन किया था एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। विच कंट्रीज फिल्म नरगेसी डायरेक्टेड बाय पयम इस्कंदर बैग्ड द ICFT यूनेस्को गांधी मेडल। पयम इस्कंदर द्वारा निर्देशित किस देश की फिल्म नरगेसी ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता, तो जो नरगेसी मूवी है वो ईरान का मूवी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ईरान होगा। और वहीं इस मूवी को ICFT यूनेस्को गांधी मेडल दिया गया था एट 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसका आयोजन गोवा में हुआ था। और वहीं इस पिक्चर का जो मेन लीड है या मेन कैरेक्टर है वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। What was the rank of Mumbai in Prime Global Cities Index of Q3, यानी कि जुलाई से सितंबर तक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में मुंबई का रैंक क्या था, तो मुंबई का रैंक ऑप्शन बी 22 था। ऑप्शन बी 22nd।
और वहीं इस प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स को पब्लिश किया था नाइट फ्रैंक रिपोर्ट ने, और उसमें मुंबई का रैंक 22nd है। और ये जो रिपोर्ट है ये 3rd क्वार्टर का है, जो होता है जुलाई से सितंबर तक। लेकिन जो ये रिपोर्ट है पब्लिश अभी हुआ है। और वहीं इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 45 शहर शामिल थे, जिसमें मुंबई 22 हुआ है, उसके बाद फिर बेंगलुरु है और नई दिल्ली है। और वहीं ये रिपोर्ट क्या एनालाइज करता है, तो ये देखता है कि जितने भी बड़े बड़े शहर है उनका जो रेसिडेंशियल प्राइस है वहां पे लोकल करेंसी में वो कितना बढ़ा है या कितना घटा है एक क्वार्टर के अंदर। और वहीं इस रिपोर्ट में टॉप किया है दुबई, जो रिकॉर्ड किया है फास्टेस्ट राइज इन प्राइम प्राइसेस। वहीं इस रिपोर्ट में जो सबसे पीछे रहा है, यानी कि उसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, तो वो है न्यूजीलैंड का कैपिटल सिटी वेलिंगटन। विक्रम एस किर्लोस्कर डैश ऑफ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर पास्ड अवे। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के डैश विक्रम एस किर्लोस्कर का निधन हो गया। तो जो विक्रम एस किर्लोस्कर थे वो वाइस चेयरपर्सन थे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के। तो ऑप्शन डी वाइस चेयरपर्सन इसका सही आंसर है। और इनका निधन 64 वर्ष की आयु में हुआ, और कहां, तो बेंगलुरु में। वहीं ये 4th जनरेशन मेंबर थे किर्लोस्कर ग्रुप के। और वहीं किर्लोस्कर ग्रुप 1888 को फॉर्म हुआ था, और वहीं ये किर्लोस्कर ग्रुप के वाइस चेयरमैन बने थे वर्ष 1998 में। और इसके साथ ही चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की 2019-20 में ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और हाल ही के दिनों में ये चेयरमैन थे ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल के। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और वही हमारा इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वहीं हमारे इस डेली करंट अफेयर सीरीज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।